बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा आरजेडी में शामिल हो गए। जी हां, काफी समय से देखने को मिल भी रहा था कि ओसामा और आरजेडी के बीच में दूरियां दिखाई दे रही थी। हालांकि अगर बात करें तो हिना साहब की भी जिस तरीके से राजनीति में एंट्री देखी जा रही थी और बिहार की राजनीति में हिना साहब का भी एक बड़ा रोल था, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि अचानक से ओसामा आरजेडी की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद बिहार में क्या समीकरण बन रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या अगर ओसामा आरजेडी में शामिल हो गए हैं तो इसका मुसलमान वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा और कैसे बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बिहार में सत्ता बचाना अब मुश्किल होता नजर आ रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम, और प्रोग्राम है बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले की तस्वीर को लेकर। दरअसल जहां हम ये देख रहे हैं नीतीश कुमार भी मुसलमानों को खुश करने में लगे हैं, तभी ये फैसला नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया कि वक्फ की जो जमीन है उस पर मदरसे खोले जाएंगे। और उसके बाद में देखने को मिलता है कि आरजेडी ने कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। जिस तरीके से ओसामा को अपने साथ में मिलाया और दूसरी तरफ मुसलमान वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अपराध की दुनिया से ओसामा का भी बहुत बड़ा रिश्ता है। शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनका बिहार में किस तरीके का रुतबा था ये शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम लेते ही अच्छे बड़े से बड़े नेता कांपने लगते हैं। हालांकि शहाबुद्दीन की मौत हुए काफी समय जरूर हो चुका है, लेकिन शहाबुद्दीन के आदर्शों पर अब ओसामा चलते नजर आ रहे हैं। तो क्या बिहार की राजनीति में ओसामा का आरजेडी की तरफ बढ़ना और ऐसे में अगर बात करें तो एक वोट बैंक को मजबूत करना, क्या वाकई एक बड़ी रणनीति यहां पर बनाई गई है आरजेडी की तरफ से? हालांकि इसमें लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा रोल भी बताया जा रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर भी बीजेपी और जेडीयू के बीच में लड़ाई सीएम कुर्सी को लेकर जरूर चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम अपना सीएम उतारेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे बिहार में आने वाले समय में। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली थी। लेकिन इन सब के बीच में मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट जरूर दिखाऊंगा कि कैसे अपराध की दुनिया से बड़ा रिश्ता ओसामा साहब का है और ओसामा पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पहले तो देखिए ये खास रिपोर्ट। बाप तेजाब से मारता था, बेटा गोलियों से मरवाता था। बिहार में एमएलसी कैंडिडेट पर AK-47 से फायरिंग। एफआईआर में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का भी नाम। ओसामा, जी हाँ, ओसामा साहब एक बार फिर चर्चाओं में हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के आरजेडी में शामिल होने की खबरें अब तेज होती चली जा रही हैं, लेकिन आखिरकार कौन हैं ओसामा साहब और शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पर किस तरीके से वो चलते नजर आ रहे हैं? बिहार के कुख्यात अपराधी और राष्ट्रीय जनता दल से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जेल में मौत के बाद उनका बेटा अपने अबू के कदमों पर चल रहा है। बिहार में हुए AK-47 से हुए हमले के बाद लोगों के जुबान पर यही बात आ रही है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर आरोप है कि उन्होंने बिहार के सीवान से विधान परिषद उम्मीदवार की गाड़ी पर खतरनाक AK-47 से लगभग 150 राउंड गोलियां बरसवाई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई और कई घायल हुए। एमएलसी प्रत्याशी रईस खान ने इस संबंध में सीवान के हुसैनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले
मामले में ओसामा सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दी गई शिकायत में मोहम्मद रईस ने कहा कि वह एमएलसी चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन अपने समर्थकों के साथ घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ओसामा ने उनके वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई। इस फायरिंग में विनोद यादव नाम के एक शख्स की मौत हो गई। रईस ने अपनी शिकायत में कहा कि काफिले में उनके साथ चल रही गाड़ी के ड्राइवर हसन अली खां, उनके साथ बैठे तेग अली खां सहित कई लोगों को गोलियां लगी। हालांकि अपने दर्शकों को हम बता दें कि जेल में शहाबुद्दीन की मौत के बाद ओसामा को उनका राजनीतिक वारिस अब माना जा रहा। हालांकि उनकी अम्मी हिना शाह भी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद जिस तरह के बिहार के नेताओं का ओसामा से मिलना जुलना शुरू हुआ है, यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शहाबुद्दीन की स्याह विरासत को वो छोड़ेंगे नहीं। और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि खबर ये भी सामने आ रही है, जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की अगर बात करें तो आपराधिक मामले में उसका बड़ा हाथ है। इसके साथ ही हथियारों के साथ में अवैध डीलिंग और तमाम गुनाहों में ओसामा का सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ओसामा पर कई तरह के मुकदमे भी दर्ज हैं। हालांकि ओसामा साहब की एंट्री जिस तरीके से अब आरजेडी में होती नज़र आ रही है, उसके बाद माना जा रहा है कि क्या आरजेडी बिहार के विधानसभा चुनाव में कोई करिश्मा कर पाएगी। लेकिन फ़िलहाल ओसामा अगर पिता शहाबुद्दीन की राह पर हैं तो क्या बिहार में एक बार फिर से अपराध की दुनिया चरम पर दिखती नजर आएगी? और क्या आरजेडी से बड़ी ताकत अगर ओसामा को मिलती है तो क्या शहाबुद्दीन जो काम किया करते थे बिहार में वही ओसामा करेंगे? क्योंकि ओसामा का बैकग्राउंड भी आपराधिक गतिविधियों में दर्ज है और अपराध की दुनिया में ओसामा अपने आप में एक बड़ा नाम है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी के साथ इसलिए और ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि सीट शेयरिंग का भी मुद्दा एक सबसे बड़ी वजह है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जहां एलजेपी-आर को 1 सीट दी गई तो जेडीयू को 2 सीट देकर टरकाने की कोशिश की गई। यानी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों का राजनीतिक कद घटाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या इसका बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा? लेकिन जिस तरीके से स्थिति इस वक्त बन रही है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या नीतीश कुमार की सत्ता अब खतरे में है। क्योंकि देखने को मिला कि नीतीश ने जिस तरीके से कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी, इस तरीके से जो उनका हिसाब रहा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वापस से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आकर फंस गए हैं? क्योंकि केंद्र सरकार ने जो बड़े फैसले लिए उन फैसलों का असर बिहार के विधानसभा चुनावों में जरूर दिखाई देगा, चाहे मामला वक्फ बोर्ड का हो या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरक्षण पर आया है वो मामले हों। तो ये क्या बिहार के विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे? लेकिन अपने दर्शकों को हम यहाँ पर ये बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर, जी हाँ प्रशांत किशोर जिनकी पार्टी जन सुराज, वो क्या बिहार में तस्वीर बदलती नजर आएगी? हालांकि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को लॉन्च करने के साथ ही ये बात कह दिया था कि वो सीएम चेहरे नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर वोट बैंक को तोड़ पाने में कामयाब होंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अभी तक जिस तरीके से आरजेडी जेडीयू यही देखा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार की जो राजनीति है उसको पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिला कि देखिए बिहार में उपचुनाव भी होने वाले हैं 4 सीटों पर, और 4 सीटों के इन उपचुनाव से पहले ओसामा का आरजेडी के साथ आना ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करता नजर आएगा। हालांकि कुछ समय पहले ये जरूर कहा गया तेजस्वी यादव की तरफ से कि बिहार
विधानसभा चुनाव की तस्वीर को जरूर देखिएगा। लेकिन जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने का काम जो आरजेडी कर रही है, क्या इसका वाकई इन्हें बड़ा फायदा मिलेगा? लेकिन अगर बिहार की सत्ता पर असर पड़ा तो सीधे तौर पर इसका असर दिल्ली की सत्ता पर भी जरूर दिखाई देगा, क्योंकि अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता दें कि नीतीश कुमार का बड़ा समर्थन एनडीए को है और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये दो बड़े चेहरे जिनके कंधों पर ही सरकार इस वक्त दिल्ली की चल रही है। और एक भी अगर थोड़ा सा अगर कहें तो गिर जाता है या एक भी कंधा टूटता है तो फिर समझ लीजिए कि दिल्ली की सत्ता पर इसका प्रभाव अपने आप पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या बिहार के विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी की टीम बिहार में उतरती नजर आएगी? देखिए, मेरे पास कुछ रिपोर्ट से जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले जहां प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को मजबूत करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर यह भी सामने आई है कि आरजेडी भी जो है वो खुद को मजबूत कर रही है।